पिछली बार जब पत्नी को क्रॉस कर रहे थे तो बात बीच में रह गई थी। सबकी सब 100% महिलाएं 498 आईपीसी की अपनी शिकायत में यही कहती हैं कि जैसे ही मैं पहले ससुराल में आई तो सास, ससुर, ननद, देवर या और जो भी रिश्तेदार उनकी रेंज में होते हैं उन्होंने 10 लाख रुपए की मांग करी, बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करी, होंडा सिटी कार की मांग करी या जिस भी महिला की जैसी श्रद्धा होती है वैसी ही मांग का आरोप वह लगा देती है। कभी उस महिला की सास सोने के कंगन मांगती है, कभी ससुर स्कॉर्पियो गाड़ी की डिमांड करता है। सवाल है कि इन चतुर महिलाओं को कैसे कानूनी शिकंजे में कसकर रखा जाए ताकि ये ऑन रिकॉर्ड झूठ ना बोल सकें। अंत में महिला यह भी लिख देती है कि दहेज न मिलने से मुझे मेरे घर में छोड़ गए हैं, इसलिए 125 सीआरपीसी में खर्चा दिलवाया जाए, उसकी भी दरखास्त लगा देती है। 24 हिंदू मैरिज एक्ट की दरखास्त लगवा देती है। 12 डीवी एक्ट की दरखास्त भी लगवा देती है और कहती है कि पिटीशन लगवा दीजिए साहब, मोकू नेक रहीबे की खातिर 1-2 कौठरी दरबाई जाए। या लंदन के घर में तो कल्पतरु का पेड़ इसके दादा ने गड़वा रखो है, नेक मोकू भी मिल जाए तो दरबार में कमी कतई ना आएगी। साहब हम तो मरे जाते कछु दरबारे हो। कोर्ट प्लीडिंग्स में रामलीला के संवाद लिखे जा रहे हैं। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। महिला का आरोप था कि शादी के बाद जैसे ही उसने ससुराल में कदम रखा तो सब उससे दहेज मांगने लगे। इनमें वे लोग भी शामिल कर लिए गए थे जो दूर दराज की रिश्तेदारियों से केवल विवाह में शामिल होने के लिए आए थे। तो हमने उससे सवाल पूछने शुरू किए। बहुत जरूरी था उससे सवाल पूछे जाएं। हमने पूछा, क्या यह बात सही है कि आपने अपने एविडेंस एफिडेविट में कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया है कि आपके पति ने ससुरालियों ने सगाई से पहले या सगाई के वक्त कोई दहेज या कीमती वस्तु की मांग रखी हो, जैसा कि लड़कियां आमतौर से करती हैं? बोली, मेरे पिताजी ने कई लाख रुपए लगाकर सगाई में हर सामान दिया था, मांगने की तो जगह ही नहीं छोड़ी थी उन्होंने। और ऐसी बात सुनकर हमारे 98% एडवोकेट्स इस पॉइंट को खाली जाने देते हैं, उस पर सजेशन नहीं देते हैं, जबकि हम यह मौका गवाह की विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने उसको तत्काल सजेशन दिया। सजेशन था, मेरा कहना है आपने सगाई में कई लाख का सामान देने की बात कोर्ट में झूठ बोली है, पहली बार बोली है, इसीलिए आपने शिकायत 498 आईपीसी या वर्तमान एविडेंस एफिडेविट में से किसी में भी यह बात नहीं लिखी है। वह बोली, नहीं झूठ नहीं है, सब सच बताइए मैंने तो। इस पर उसकी शिकायत 498 आईपीसी एग्जिबिट PW 1/9 देखी गई। वर्तमान एविडेंस एफिडेविट एग्जिबिट PW 1/A देखा गया, जहां यह बात नहीं लिखी थी। अतः वह गवाह कन्फ्रंट हो गई है, इस बात को रिकॉर्ड करवा दिया गया। सभी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स इस तथ्य को अंडरलाइन कर लें कि जब जब गवाह ऐसी कोई बात बोले जो पहले से रिकॉर्ड पर ना हो, जो उसने ना लिख रखी हो, तो उसे अपने खाते में डलवाकर ना ले आएं। उस गवाह को उल्टा वापस लौटा कर आएं, ताकि वह आपको भविष्य में मुश्किल ना डाले। हम अपने सवाल पर लौट कर आए। हमने कहा, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा था। सगाई के वक्त या उससे पहले किसी दहेज की मांग का कोई आरोप आपकी तरफ से नहीं लगाया गया है, बात सही है ना? उसने कहा, सगाई में मांगते तो हम इनके यहाँ शादी ही नहीं करते। हमने कहा, यानी कि नहीं मांगा है इन्होंने? बोली, हाँ नहीं मांगा। इसके बाद अगला सवाल आया, क्या यह बात सही है कि फेरों के वक्त और दुल्हन की विदाई के वक्त भी इनकी तरफ से दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी? ना आपकी 498A शिकायत में और ना ही इस एविडेंस एफिडेविट में ऐसा लिखा है। वह बहुत गर्व के भाव से बोली, वहां मांगते तो पिटते ये लोग वहां पर। हमने कहा, यानी कि नहीं मांगा इन्होंने? तो बोली, हाँ नहीं मांगा।
अगला सवाल, शादी के बाद भी दहेज मांगे जाने के सारे आरोप आपसे मांगने के हैं। क्या यह बात सही है कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य से यह दहेज नहीं मांगा गया है? वह बोली कि उनसे किस मुंह से मांगते, उन्होंने तो पहले ही इनका मुंह भर दिया था दहेज से। हमने पूछा, यानी कि किसी भी मुंह से आपके परिवार वालों से इन्होंने दहेज नहीं मांगा है? बोली, हाँ, मेरे से तो मांगा है। सभी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स, यंग एडवोकेट कलीग्स, इस क्रॉस को ध्यान से देखें। इन 5-7 सवालों की झकझक में हमने अपने आरोपी का सेक्शन 6, सेक्शन 7, 8 नो एविडेंस एक्ट में बेहतरीन कंडक्ट दिखा दिया है और सेक्शन 3-4 डीपी एक्ट की प्रिजम्पशन की मार से भी उनको बाहर निकाल दिया है। तो सोच समझकर बनाए गए थोड़े से सवाल द्वारा ही आपका आरोपी बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। यह एक कला है, इसको निरंतर करें। इसके बाद आपको याद होगा कि वो 35,000 रुपया प्रति माह का खर्चा मांग रही थी और 50,000 रुपए का खर्चा अपने एडवोकेट के लिए मांग रही थी कि उन्होंने मुकदमा वगैरह डाला है। लेकिन यदि हम वहां एडवोकेट के रूप में खड़े हैं तो ऐसा थोड़ा ही है कि आप कुछ भी मांगोगे और मिल जाएगा। हमने सवाल शुरू किए, आपकी पीएचडी कब पूरी हुई थी? वह बोली, फरवरी 2021 में मुझे डिग्री अवार्ड हो गई थी। हमने पूछा, आजकल आप कहाँ नौकरी कर रही हैं? बोली, नौकरी तो नहीं मिल पाई है। हमने सवाल पूछा, क्या आप जानबूझकर पति से पैसा पाने के लिए नौकरी नहीं करना चाहती हैं? ऐसी बात तो नहीं है। वह बोली, नहीं, बहुत कोशिश करी पर नौकरी मिलती कहाँ है। अब हमारा सही समय आ गया था उस पर वार करने का। हमने पहला वार किया, क्या यह बात सही है कि आपने अपने एविडेंस एफिडेविट में किसी भी एक प्रतिष्ठान का नाम नहीं लिखा जहां आपने नौकरी के लिए गई हो, अप्लाई किया हो या अपना नाम लिखवाया हो? उसने बहुत ही रुज्जत की, लेकिन कोर्ट ने उत्तर लिखवाया, नाम नहीं लिखवाया है। इसके बाद हमने दूसरा वार किया। हमने पूछा, क्या यह बात सही है कि आपने अपने एविडेंस एफिडेविट में सरकारी रोजगार दफ्तर में भी नाम लिखवाने, अप्लाई करने आदि की कोई बात नहीं लिखी है? और उसकी झिक-झिक से अलग कोर्ट ने उत्तर लिखवाया, नहीं लिखी है। हमने अगला सवाल पूछा, क्या यह बात सही है कि आपने अपने एविडेंस एफिडेविट में किसी भी ऐसे प्राइवेट इंटरव्यू, सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने या काम ढूंढने की किसी सूचना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है जहां आपने कोशिश की हो? वह बोली, लिखना रह गया होगा लेकिन कोशिश तो करते ही रहते हैं सभी। अब हमने अंतिम वार करने का ठान लिया। हमने सजेशन दिया, मेरा कहना है कि आपके एविडेंस एफिडेविट में नौकरी ढूंढने की कोई सूचना नहीं लिखी है क्योंकि आपने कभी कोई काम करने की कोशिश ही नहीं की। आप तो पति के सिर पर लिपटने के लिए तैयार बैठी थीं। उसने उत्तर दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बहुत कोशिश की है। लेकिन वह कुछ भी उत्तर दे, तीर को जहां लगना था वह लग चुका था। वीडियो काफी लंबी हो गई है, शेष बात किसी अगली वीडियो में। फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तथा यंग एडवोकेट कॉलीग, यह आप दोनों के लिए है। आपके ऊपर या आपके क्लाइंट के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया हो, गलत मुकदमा डाल दिया गया हो, सरकारी विभाग ने गलत कार्रवाई कर दी हो या नौकरी में गलत इंक्वायरी गले पड़ गई हो, तो इन सब समस्याओं का हल इंडियन लीगल सिस्टम के इस मंच पर मिलेगा। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हों, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। परस्पर चर्चा से ज्ञान बढ़ता है। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।